Welcome back, children. We are starting, or we can say we are continuing chapter number 10 organs of government. तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में हम पिछले दो वीडियोस आई थिंक हम इस पे बना चुके हैं और आज हमारा थर्ड वीडियो है। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि क्वालिफिकेशन क्या होती है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, और क्वालिफिकेशन हमने देखा था राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। और आज का जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा हमारा टॉपिक स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के स्पीकर के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू सी दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू मेंटेन डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस आर द टॉप मोस्ट फंक्शंस ऑफ द स्पीकर्स। तो जो स्पीकर होता है, जिसको हम स्पीकर महोदय कहते हैं, जो लोकसभा के अंदर मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहा है, तो स्पीकर का जो मुख्य रोल होता है वो ये देखना कि जो लोकसभा की मीटिंग है, जिसको हम प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं, वो एकदम सिस्टमेटिक मैनर में हो, डिसिप्लिन में रहकर हो, एकदम मतलब पूरी मर्यादा में रहकर हो। क्योंकि वो जो हाउस है वो हम पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, हम और आप सबको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि जाकर चुने गए हैं, जो भी नेता, वो सब जाकर वहाँ बैठे हैं और वो सब लोग पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वो कहीं पर अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं या फिर वो किसी भी प्रकार की बदतमीजी या बदसलूकी करते हैं उस हाउस के अंदर, तो ये हम सब के लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी। तो ऐसे में वो सब चीज़ जो है वो डिसिप्लिन्ड वे में एकदम मैनरफुल तरीके से हो, ये देखने का काम स्पीकर का होता है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर from among themselves. The speaker presides over the session of Lok Sabha and maintains the controls of its and it controls its functionings. अब बात की जाए अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की, तो डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर ये दोनों ही चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर्स में से। यानी कि जो लोग मेंबर्स चुने जाएंगे वो आपस में मिलकर सर्वसम्मति से, यानी कि सब लोग अपनी सहमति से एक व्यक्ति को स्पीकर बनाएंगे और एक को वो डेप्यूटी स्पीकर बनाएंगे। जिस प्रकार से आप क्लासरूम के अंदर एक मॉनिटर बनाते हैं, कभी कभी टीचर जो है वो अपनी मर्जी से मॉनिटर बनाता है, लेकिन कभी कभी हम अपनी टीचर हमसे वोटिंग्स भी मांगते हैं कि कौन कौन, कोई बच्चा अच्छा है जिस कारण से मतलब सब लोग जिसकी फेवर में हो उसको मॉनिटर बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से लोकसभा में भी ऐसा किया जाता है। और जो स्पीकर होता है वो जो सेशन यानी कि मीटिंग्स बुलाई जाती है लोकसभा की, उसको मेंटेन करता है और उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये स्पीकर का काम होता है। द स्पीकर एक्सपेक्ट्स डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर्स इन द लोकसभा। स्पीकर ये भी एक्सपेक्ट करता है कि मेंबर हैं जितने भी वो सब कैसे रहें, डिसिप्लिन में रहें। द स्पीकर इज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पीकर जो है वो उस हाउस की मर्यादा को प्रोटेक्ट करने वाला है, उस हाउस की जो भी डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करने वाला है। हिज डिसीजंस इन द हाउस आर फाइनल एंड कंक्लूसिव। कोई भी डिसीजन अगर स्पीकर ले लेता है तो वो डिसीजन फाइनल माना जाता है और उसको कंक्लूसिव यानी कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। स्पीकर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कैन इवन हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम बात करें स्पीकर की, तो स्पीकर जो है वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो, वो कोई भी पार्टी का वो बंदा जो है उसको स्पीकर बनाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले किसी पॉलिटिकल पार्टी का। बट आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्पीकर कैरीज आउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट इन अ फर्म एंड इम्पार्शियल मैनर। अब देखिए, जैसे कि हमने देखा कि जो स्पीकर है वो चुना कहाँ से जाता है, वो लोकल जो स्पीकर के लोकसभा के मेंबर्स हैं उनमें से ही चुना जाता है। यानी कि वो किसी ना किसी पार्टी को तो बिलोंग करता ही होगा। अब जैसे प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं वो या तो अलग अलग पार्टीज ले लीजिए आप, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी एटसेट्रा, सब पार्टियों के मेंबर चुनकर वहाँ जाते हैं। अब सपोज किसी एक पार्टी के मेंबर को हम बना देते हैं स्पीकर, तो वो व्यक्ति अपनी पार्टी को फेवर करेगा, अपनी पार्टी की तरफ पार्शियल रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि जब वो स्पीकर बन जाता है उसके बाद उसको हर एक चीज़ जो है वो एकदम इम्पार्शियल तरीके से करनी पड़ती है। अगर वो पक्षपात करेगा, पार्शियलिटी करेगा, तो फिर हमारे जो लोकसभा है उसका कार्य जो है वो ठीक तरीके से नहीं चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को भंग किया जाएगा। यानी कि अगर ढंग से नहीं किया जाए तो आप समझते हैं तो डेमोक्रेसी के होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस कारण से स्पीकर जो है वो भले किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन जब वो स्पीकर बन जाता है
तब उसको अपना पार्टी के साथ जो उसका लगाव होता है वो सब छोड़कर अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो ड्यूटी है उसको इम्पार्शियल मैनर में कंटिन्यू करना पड़ता है। By gaining a majority of the members of the Lok Sabha on a resolution to remove the speaker. With this, a speaker can be removed from his post by giving a 14-day notice. अब देखिए जो स्पीकर है वो बनाया कैसे जाता है, सबकी सर्वसम्मति से, यानी कि सब लोग मिलजुल कर सहमति से स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। लेकिन अगर स्पीकर को हटाया जाना हो तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, वो पूरे सदन के लोग यानी कि उस लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उसमें वोटिंग की जाती है। तो अगर ज़्यादा लोग उसको हटाने के पक्ष में हों तो स्पीकर को 14 दिन का नोटिस देकर हटा दिया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग उसकी फेवर में ना हो यानी कि उसको हटाने के पक्ष में ना हो तो स्पीकर को हटाया नहीं जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि स्पीकर को बनाया कैसे जाता है, बनाया जाता है उसको सबकी सहमति से, और उसको हटाना है तो भी सबकी सहमति चाहिए, और हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना बहुत ही ज़रूरी है। All the speeches and criticism in the Lok Sabha are done by addressing the speaker only. The working in both the houses of the parliament can be carried out either in English or Hindi. अब जो भी कार्य यानी कि लोकसभा के अंदर जो भी मीटिंग्स की जाती हैं वो सब मीटिंग्स जो हैं वो एड्रेस की जाती है स्पीकर को, यानी कि स्पीकर को संबोधित करके ही सब कुछ कहा जाता है। जैसे कि वो मीटिंग में जब आप देखते हो सदन के अंदर नेता जो है वो बोलते हैं, अपना स्पीच देते हैं, अपना भाषण देते हैं, तो वो संबोधित करते हैं आदरणीय स्पीकर महोदय कर कर। जैसे कि जब हम स्कूलों के अंदर स्पीच देते हैं तो व्हाट वी डू, हम लोग बोलते हैं कि आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, और फिर शिक्षक गण, चीफ गेस्ट एक्सेट्रा सबको हम संबोधित करते। वैसे ही स्पीच देते वक्त लोकसभा के अंदर एड्रेस किया जाता है स्पीकर को, और स्पीकर जो है वो अनुमति देता है एक हाउस के अंदर या तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में, दोनों ही भाषाओं का उपयोग करके आप बोल सकते हो। बट a speaker can permit any member of the Lok Sabha to speak in his own language in case he does not know English or Hindi. लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, बिकॉज हमारे यहाँ पर जो नेता चुने जाते हैं उन नेताओं के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं होती है भाई, ये बड़ी दुख की बात है कि जितने भी नेता लोग चुने जाते हैं दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। जिस तरह से आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS कम से कम होनी चाहिए, अगर आपको शिक्षक बनना है तो यू शुड बी ए B.Ed और रिलेटेड सब डिग्री होनी चाहिए, अगर आपको अलग अलग फील्ड्स में जाना है तो वहाँ पर आपको रिलेटेड डिग्रीज चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बिना डिग्री के भी आप चल सकते हो। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अगर उसको हिंदी या अंग्रेजी आती है देन ही विल स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, बट इफ़ ही डजंट नो हिंदी और इंग्लिश इन दैट केस ही कैन स्पीक इन हिज लोकल लैंग्वेज बट विद द परमिशन ऑफ स्पीकर ओनली। कि अगर किसी व्यक्ति को हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है तो स्पीकर उसको उसकी रीजनल भाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है, अनुमति दे सकता है। इफ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा रिमेन्स एब्सेंट फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 60 days without informing the speaker then his seat is declared vacant। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह से आप स्कूल के अंदर से एब्सेंट रहेंगे बिना परमिशन के कई दिन तक बिना इन्फॉर्मेशन के तो स्कूल आपको निकाल सकता है, यानी कि स्कूल आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। वैसे ही लोकसभा के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति कोई मेंबर जो है 60 दिन से ज़्यादा या 60 दिन बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना स्पीकर को इन्फॉर्म किए गैर उपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो ऐसे में उसकी सीट खाली मान ली जाती है और उसको भरने के लिए फिर से काम शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी सीट उससे छीन ली जाती है, हम कह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कास्टिंग वोट के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। कास्टिंग वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस देयर अराइजेज एनी क्वेश्चन, मैटर और प्रॉब्लम और डिस्कशन ऑन एनी बिल और एक्ट and decision upon it is to be taken especially when the number of votes in favor or against the matter are equal in number, then in such condition the speaker can give his deciding vote which is known as casting vote. Apart from such situation the speaker cannot vote. Sri Ganesh Vasudev Mawalkar was the first speaker of Lok Sabha। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब अगर सदन के अंदर, सदन मतलब लोकसभा की बात कर रहे हैं, अगर लोकसभा के अंदर किसी भी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है, आप देखिए कोई भी बिल पास किया जाए, सपोज XYZ कोई भी बिल पास किया जा रहा है तो उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है। आपने पीछे पढ़ा ना कि कोई भी जो बिल है वो कानून तब बनता है, वो लॉ तब बनता है जब उसको लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी मिले।
यानी कि ज़्यादा लोग उसकी फेवर में हो उसको पास कर दें, फिर प्रेसिडेंट वगैरह के पास जाता है और साइन होके इस तरह वो आगे प्रोसीडिंग्स में जाता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो, देखिए हो तो कुछ भी सकता है, तो अगर देखिए कि ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें वो जो टाई हो जाए, जैसे मैच की बात करें, क्रिकेट आप देखते हैं टाई हो जाता है मैच, तो एक सुपर ओवर का प्रावधान रखा गया, सुपर ओवर खेला जाता है, वो अभी हुआ है। लेकिन पहले क्या होता था, अगर मैच टाई हो गया तो फिर दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट अवॉर्ड कर दिया जाता है, या फिर दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन अगर पार्लियामेंट के अंदर आ जाए तो क्या करेंगे भाई, यानी कि हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर एक सिचुएशन ऐसी आई कि भाई दोनों ही जगहों पर एक बिल पास किया गया जिसमें आधे लोग उसकी फेवर में हैं और आधे उसके अगेंस्ट में हैं, ठीक है। अब आधे फेवर में और आधे अगेंस्ट में, यानी कि 545 में से आप समझो कि आधे मेंबर उसकी फेवर में आ गए, यानी कि 270 मेंबर या 272 मेंबर उसकी फेवर में है और 272 मेंबर उसके अगेंस्ट में हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये तो एक तरह से सिचुएशन होगी ना, टाई हो गया मैच। तो इस केस के अंदर जो स्पीकर रहता है वो अपना वोट डालता है, स्पीकर का वोट डाला जाता है। तो स्पीकर अगर उसकी फेवर में वोट देगा तो वो बिल पास हो जाएगा, लेकिन अगर स्पीकर उसके अगेंस्ट में वोट देगा तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो स्पीकर का जो अधिकार है वोट डालने का, इसको कहा जाता है कास्टिंग वोट। अब स्पीकर जो है वो सिर्फ टाई की सिचुएशन में, यानी कि जब ड्रॉ हो जाता है मैच, यानी कि उधर भी इतने लोग इधर भी इतने लोग और कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है, उस समय पे वोट कर सकता है। उसके अलावा स्पीकर कभी भी वोट नहीं कर सकता है। लिखा हुआ है देखिए, स्पीकर कैन नॉट वोट। समझो कि 50 लोगों ने वोट दिया उसके फेवर में और 50 लोगों ने उसके अगेंस्ट में, यानी कि टाई हो गया। अब ना ही बिल पास हो रहा है ना ही कैंसिल हो रहा है, तो जो स्पीकर है उसका वोट जो है वो कैंसिल, वो जो है वो डिसाइडिंग वोट रहेगा। अब ये +1 यानी कि 50 के अंदर एक जुड़ जाएगा, अगर 50 उसका वोट इधर जाता है तो 51 यहाँ हो जाए, अगर वो वोट उधर जाता है तो उधर 51 हो जाएगा। तो यानी कि सिचुएशन होती है जो वो डिपेंड करती है फिर इस वोट के ऊपर जो कि स्पीकर का वोट रहता है। अगर वो फेवर में वोट डालेगा उस बिल के तो वो बिल पास होगा, अगर वो बिल के अगेंस्ट में वोट डालेगा तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा। तो इस वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट, इस सिचुएशन को। और स्पीकर इसके अलावा कभी भी वोट नहीं करता है। और श्री गणेश वसुदेव मवलंकर जो थे वो पहले स्पीकर थे लोकसभा के। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1 वर्ड में पूछा जाता है। और कास्टिंग वोट वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको लर्न कीजिएगा अच्छे से। तो क्या नाम है सर आपने एक बार से बता? क्या बेटा? नाउ इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, अब स्पीकर के एब्सेंस में, यानी कि स्पीकर अगर नहीं है तो प्रोसीडिंग्स जो रहती हैं, जो सदन की जो कार्यवाही है वो डेप्यूटी स्पीकर हैंडल करता है। हमने देखा था कि एक स्पीकर चुना जाता है और एक डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है। तो अगर सदन के अंदर स्पीकर एब्सेंट है, ये सिंपल चीज़ है कि देखो जैसे कि एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो होता है जो पूरे स्कूल की देखरेख करता है। अब प्रिंसिपल अगर कभी बाहर गया है, वो अवेलेबल नहीं है, वो एब्सेंट है, तो उस सिचुएशन में वाइस प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल की पूरी ड्यूटी निभाता है। तो वैसे ही स्पीकर अगर गैर हाजिर है तो उसकी पूरी जो ड्यूटी है वो डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा निभाई जाएगी। In the absence of speaker and the deputy speaker, the proceedings of Lok Sabha are conducted by a speakers panel consisting of senior, experienced and who are familiar with the proceedings of parliament experts from different political parties. अब बात की जाए भी स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर काम करेगा, लेकिन अगर बात करें कि स्पीकर भी नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो ऐसे में जो मीटिंग्स होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं स्पीकर्स पैनल के द्वारा। किसके द्वारा? इसको हम बोलते हैं स्पीकर पैनल। स्पीकर्स पैनल, पैनल मतलब होता है एक ग्रुप, समझ लो भाई, उसमें 4, 6, 10 लोग हो सकते हैं। तो स्पीकर्स पैनल जो होता है उसके अंदर कौन कौन लोग होंगे भाई? अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि जब वो दो लोग चुने गए थे, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, सदन में से वो नहीं है तो उसकी जगह पर कौन होगा? तो सीनियर्स और एक्सपीरियंस लोग जो कि प्रोसीडिंग्स के बारे में जानते हो, पार्लियामेंट के एक्सपर्ट्स हम कह सकते हैं, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। यानी कि बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस लोग जिनको पहले प्रोसीडिंग्स के बारे में जानकारी है, जिन्होंने ऐसा किया है पहले, उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है उसको संभालें। तो ये हमने देखा कि कास्टिंग वोट कैसे होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है ब्रीफ आंसर्स के अंदर, तो इसको आपको लर्न करना है और ध्यान से सुनिएगा। व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट। एक बिल जो है वो एक एक्ट, एक कानून कब बन जाता है?
अब बिल क्या होता है? प्रपोजल, यानी कि कोई भी चीज़ जो सदन के अंदर, कोई भी मुद्दा, जो इश्यू जो उठाया जाता है उसको प्रपोजल कहा जाता है और उसी को बिल कहते हैं। द पार्लियामेंट डज द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ऑगमेंटिंग द ओल्ड लॉज, फ्रेमिंग न्यू लॉज एंड नलिफाइंग ऑब्सोलीट लॉज। पार्लियामेंट का काम देखिए, पार्लियामेंट जो है वो पुरानी लॉज जो है उसमें बदलाव करती है। क्या करती है पार्लियामेंट? यानी कि जो लोकसभा है हमारी, वो पुरानी लॉज के अंदर बदलाव करती है। और क्या करती है लोकसभा? नई लॉज बनाती है, यानी कि नए कानून बनाती है। और क्या करती है? नलिफाई ऑब्सोलीट लॉज। अब ऐसी लॉज जो बिल्कुल भी काम की नहीं है, यानी कि बहुत पुरानी लॉज हैं और वो काम की नहीं है, उनको खारिज करने का काम भी पार्लियामेंट का है। यानी कि पार्लियामेंट के कानून को समझ आ गए कि पुराने कानून में बदलाव करना या नए कानून बनाना या फिर पुराने कानूनों को कैंसिल कर देना जो कि आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। Any of the bills, either ordinary bill, money bill or bill to amend constitution can become an act by passing through the following process। अब जो प्रोसेस है, यानी कि बिल जो है वो एक्ट कब बनता है, वो एक प्रोसेस है। उसमें से पास होने के बाद ही कोई भी बिल जो है, भले वो ऑर्डिनरी बिल हो या फिर मनी बिल हो या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बदलाव करने के लिए बिल हो। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बदलाव किया जा सकता है, लेकिन सब करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बिल जो है वो दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है, भले वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। तो दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर बिल प्रेजेंट किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, कोई भी मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट का मेंबर, भले वो राज्यसभा का मेंबर हो या फिर लोकसभा का मेंबर हो, कोई भी हो, वो बिल को प्रेजेंट कर सकता है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी बिल, द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब ऐसा भी होता है कि किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर दोनों हाउसेस के बीच में डिस्प्यूट आ जाए, यानी कि पार्लियामेंट जो लोकसभा है वो अलग बात कर रही है और राज्यसभा है वो अलग बात कर रही है। तो इस केस के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो उन दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाता है, जिसको हम जॉइंट सिटिंग कहते हैं, जिसमें लोकसभा के मेंबर्स भी भाग लेते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स भी भाग लेते हैं। The proceedings of both the houses of the parliament in a joint sitting is chaired by the speaker wherein the bill can be passed by the majority। अब ये जो जॉइंट सेशन होगा, जॉइंट मीटिंग होगी, इसका जो हेड होगा, इसको जो केयर करेगा, इसको जो कंडक्ट करेगा वो होगा स्पीकर। और यहाँ पर जो बिल है उसको मेजोरिटी के द्वारा ही पास किया जाएगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर्स जो हैं उनकी मेजोरिटी के आधार पे ही बिल को पास किया जाएगा। अब अगर ज़्यादा लोग उसकी फेवर में रहते हैं, मेजोरिटी का मतलब कि ज़्यादा मैक्सिमम लोग उसकी फेवर में रहते हैं, उसको पास करने की फेवर में रहते हैं, तो उस बिल को पास माना जाएगा। देन द बिल बिकम्स एन एक्ट इफ इट इज़ पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज। अगर उस हाउस के अंदर दोनों हाउसेज जो हैं, सपोज दिस इज लोकसभा एंड दिस इज राज्यसभा, अब ये दोनों मिलकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? दोनों जॉइंटली बैठे हैं, मिलजुल कर बैठे हैं, तो ये जॉइंट मीटिंग है। तो जॉइंट मीटिंग के अंदर देखा जाएगा कि अगर जो बिल है उसकी फेवर में, यानी कि अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी लोग जो हैं वो उसको पास करवाने की फेवर में हैं, तो वो बिल जो है वो पास हो जाएगा और उसको फिर एक्ट बनाया जाएगा, यानी कि उसको एक कानून के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब प्रोसीजर बताया गया, प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल ऑर्डिनरी, यानी कि ऑर्डिनरी बिल की बात करें, यानी कि नॉन फाइनेंशियल, यानी कि जो कि फाइनेंशियल बिल ना हो उसको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। उसको कैसे पास किया जाता है अब वो देखेंगे हम। द प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिल इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। अब देखिए प्रोसीजर बताया जा रहा है कि कैसे होता है, वो तो हमने देख लिया, ये तो नॉर्मली हमने बाहर से देखा कि किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन पहला बात यहाँ पर ये कि जो मंत्री है, जो मिनिस्टर है पार्लियामेंट का, वो जब उसको प्रेजेंट करता है, देखिए हमने देखा ना कि कोई भी मिनिस्टर जो है, मंत्री है, भले वो दोनों में से कोई भी हाउस का हो, वो मेंबर होना चाहिए, भले वो राज्यसभा का मेंबर हो या फिर लोकसभा का मेंबर हो, वो जब बिल को प्रेजेंट करता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, wherein the title, objectives and the reason of the bill are described। अब
रीडिंग के समय क्या बताया जाए, सपोज आप में से कोई भी एक बच्चा जो है वो एक बिल प्रेजेंट कर रहा है, एक मुद्दा, एक इशू प्रेजेंट कर रहा है और वो बता रहा है कि इसका टाइटल क्या है। जैसे कि अभी किसानों के फेवर में बोल रहे हैं कि जो एक बिल किसान बिल बनाया गया तो उसका टाइटल हुआ फार्मर बिल, ठीक है। और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फ़ायदे बताए जाएंगे, फिर उसके कारण बताए जाएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं, इसको फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। यानी कि अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो बिल तो सबसे पहले आपको उसको रीड करना पड़ेगा और रीडिंग के समय आपको बताना पड़ेगा कि इसका टाइटल क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसके कारण क्या है कि आप इस बिल को प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं। तो ये सब बतानी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, स्टेट की बात कर रहे हैं हम, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्टेट का जो लोअर हाउस होता है जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पर अगर बिल प्रेजेंट करना है तो द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस एंड बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द सेंटर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बिल प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चेयरमैन है उससे परमिशन लेना जरूरी है। अगर आप सेंटर में यानी कि लोकसभा के अंदर बिल प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है। In the first reading of the bill, the general information of the bill is discussed upon. Objection must be with reasons and voting is done if necessary. अब फर्स्ट रीडिंग के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल के बारे में और उसके बारे में डिस्कशन होती है। अगर किसी को उस बिल के ऊपर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन के साथ अपना रीज़न दे सकता है कि मुझे क्यों आपत्ति है इस पर। और अगर ज़रूरत पड़े तो वोटिंग भी की जाती है उस बिल के फेवर में कि कितने लोग इससे सहमत हैं और कितने असहमत हैं। तो ये सब किया जाता है रीडिंग के अंदर, फर्स्ट रीडिंग के अंदर। सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट। अब सेक्शन वाइज रीडिंग होती है यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स रिपरकशंस आर एग्जामिन्ड, यानी कि इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों ही एग्जामिन किए जाते हैं, दोनों ही समझे जाते हैं। अमेंडमेंट्स आर डन इन इट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ग्रुप्स, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस और ओपिनियंस ऑफ द अपोजिशन पार्टी। वोटिंग इज कैरिड आउट ऑन दैट। अब अगर उसके अंदर कुछ बदलाव किए जाने हैं, अब देखिए मैंने जो चीज़ प्रेजेंट की या आपने जो चीज़ प्रेजेंट की वो सिर्फ आपने अपनी सोच से प्रेजेंट की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पर सही हैं, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ कमियां हो, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए उनके अंदर अमेंडमेंट्स भी की जाती है। कुछ बदलाव अगर किए जाने चाहिए तो वो भी किए जाते हैं, यानी कि पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से, ग्रुप्स के हिसाब से या एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यानी कि अलग अलग लोग क्या सोचते हैं उस बिल के बारे में, उसके आधार पे इवन अपोजिशन पार्टी उसके बारे में क्या सोचती है, उन सब चीज़ों के आधार पे उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव करना, कि कुछ चीज़ें उसमें बदली जाती हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो वोटिंग भी करवाई जाती है। समटाइम्स ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ द हाउस अ बिल कैनॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाउस के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, इस कारण से बिल जो है उसके डिटेल्स के ऊपर डिस्कशंस नहीं की जाती हैं। Therefore, it is handed over to a committee comprising of subject experts and members having special knowledge to examine the bill. अब अगर हाउस के पास समय नहीं है, समय की कमी है और उस बिल को वो रीड नहीं कर पा रहे हैं कि सदन के अंदर, हाउस के अंदर वो बिल प्रेजेंट करने से पहले उसकी जो रीडिंग की जाती है वो नहीं हो पा रही है, उसके ऊपर विचार विमर्श, डिस्कशन नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं यानी कि उस फील्ड के, समझिए जो कृषि बिल बनाया गया है, फार्मर बिल, अब उससे रिलेटेड जो भी मतलब जो बिल है उसको अगर हम किसी टीचर को देंगे तो वो तो नहीं समझ पाएगा, किसी वकील को देंगे वो भी नहीं समझ पाएगा। उसको समझने के लिए किसान एक्सपर्ट यानी कि खेती विशेषज्ञ जो लोग होते हैं रिलेटेड टू फार्मर्स, फार्म से रिलेटेड जो लोग, उनको और कुछ ऐसे मेंबर्स को, स्पेशल मेंबर्स को दिया जाता है ताकि वो उसको ध्यान से समझ सकें और उसके बारे में अच्छे से जानकारी जुटा सकें। जो लोग स्पेशल नॉलेज होता है जिनको उस फील्ड का, उनको दिया जाता है। देन कीपिंग इन व्यू द पब्लिक ओपिनियन दे अंडरगो नेसेसरी डिस्कशन एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड चेंजेस। फिर वो पब्लिक ओपिनियन के आधार पे, यानी कि पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या पब्लिक के लिए नुकसानदायक रहेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वो जो कमेटी है, वो जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप है, वो डिस्कशंस करेंगे नेसेसरी और सजेस्ट करेंगे चेंजेस। अगर उसके अंदर कुछ बदलाव किए जाने ज़रूरी है तो वो भी वो सजेस्ट करेंगे कि भी इसके अंदर ये बदलाव करने ज़रूरी है। द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी इज सबमिटेड टू द हाउस, और फिर उस कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वो हाउस को सबमिट कर दी जाती है। देन द बिल इज सेंट फॉर द थर्ड रीडिंग, फिर बिल को थर्ड रीडिंग के लिए भेजा जाता है। तो
फर्स्ट रीडिंग हमने देख ली, सेकेंड रीडिंग देख ली, अभी थर्ड रीडिंग के बारे में देखते हैं। द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल। थर्ड रीडिंग सिर्फ फॉर्मल रीडिंग होती है। आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द बिल, वोटिंग इज कैरिड आउट। यानी कि जो उसका रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस, कि वो बिल जो है वो पास किया जाए, उसको रिजेक्ट किया जाए, उसके अंदर बदलाव जो किए गए हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको रिजेक्ट किया जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर वोटिंग की जाती है। इफ़ इट गेन्स मेजोरिटी देन द बिल इज डिक्लेयर्ड पास्ड। अगर ज़्यादा लोग उसकी फेवर में हैं तो बिल को पास समझा जाता है। द पास्ड बिल इज साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस। जो बिल साइन किया जाता है वो चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस यानी कि लोकसभा के चेयरमैन के द्वारा उस पर सिग्नेचर किए जाते हैं। देन इट इज सेंट टू द सेकंड हाउस, यानी कि थर्ड रीडिंग के समय क्या होता है, डिस्कशन करके उसके फेवर में वोटिंग की जाती है, और अगर ज़्यादा लोग उस पर फेवर में वोट करें तो बिल को पास समझा जाता है, और फिर चेयरमैन जो है वो उस पर साइन करके उसको सेकेंड हाउस में यानी कि राज्यसभा में भेज देता है। देन द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन द सेकेंड हाउस। तो जैसे कि फर्स्ट हाउस में जो प्रोसेस हुआ था वो सेम प्रोसेस सेकेंड हाउस में होता है। इफ़ द बिल पासेज इन द सेकेंड हाउस विद इट्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स, अगर बिल जो है वो सेकेंड हाउस में भी पास हो जाता है अपनी अमेंडमेंट्स के साथ, फिर उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। एंड आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। और प्रेसिडेंट की परमिशन यानी कि प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर उस पर हो जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट उसको पढ़कर उसकी फेवर में अपनी सहमति जता देता है, उसके बाद वो जो बिल है वो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसी टॉपिक से हम कल शुरू करेंगे आगे। तो एक और वीडियो के लिए कल मिलते हैं जल्दी। टिल देन गुड बाय।